अस्सलाम वालेकुम। मैथ 202 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है, एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम्स के ऊपर। इसमें हम क्या करेंगे, आज हम कुछ वेन डायग्राम्स के ऊपर हम कुछ एप्लीकेशंस यानी अप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यूज़ या कुछ फार्मूलाज, और हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल में हमें डेटा दिया हुआ है कि ये कुछ केसेस हों, अगर हमारे पास ये चार अगर एक्सियम्स हों या सिनेरियोज हों कि अगर मॉडेम एंड प्रिंटर को आपने शो करवाना है लेकिन उसमें स्कैनर ना हो, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई आ जाए तो आपने इनके लिए हर एक के लिए उसने कहा कि ड्रा करें सेपरेट वेन डायग्राम्स एंड शेडेड द एरियाज़ विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। कुछ हमने इनको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अगर पी को प्रिंटर से कहें, एम को मॉडेम से कहें, और जो हमारे पास स्कैनर है वो अगर एस हो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मॉडेम एंड प्रिंटर बट नॉट स्कैनर। स्कैनर को हमने निकाल देना है, मॉडेम एंड प्रिंटर को हमने रख लेना है। ये एसोसिएटिव का केस है, ओवरलैपिंग ही है। तो लेकिन इसमें क्या है कि हमने थोड़ा थोड़ा एरिया एक दूसरे को देना होता है इनका मैप करने के लिए, ताकि इनमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आ जाए, जैसे इनमें स्कैनर मॉडेम और प्रिंटर आया हमारे पास, तो हमने जैसे ये इन दोनों में कॉमन है तो हमने इसे कलर कर दिया। इसी तरह दूसरे का सोल्यूशन क्या बनता है, स्कैनर बट नॉट प्रिंटर नॉट नो मॉडेम कि ना ही प्रिंटर और ना ही मॉडेम को अगर हम शेडेड करें, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्कैनर बचता है, उन दोनों को हम कलर ही नहीं करते। इसी तरह सेम नीचे वाला केस दिया हुआ है और सेम इसी तरह उसने कहा है कि ना मॉडेम हो ना प्रिंटर हो, तो ठीक है, ना मॉडेम हुआ और ना ही प्रिंटर हुआ, तो बाकी हमने फिर जो है वो इसे कलर कर देना। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ 21 टाइपिस्ट एक ऑफिस के अंदर है, उसमें से 5 जो है वो मैनुअली टाइपराइटर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हैं, कुछ वर्ड प्रोसेसर के ऊपर काम करते हैं। सेम इसी तरह प्रिंटर मॉडेम एंड स्कैनर की तरह, सिर्फ इसमें गिनती आ गई है, इसलिए इन्हें इस तरह लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू मालूम करनी हो तो टोटल नंबर ऑफ़ टाइपिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं और इसी तरह जो मैनुअली यूज़ करते हैं, ये जो वर्ड प्रेस वाले हैं, तो वो इस तरह अलग अलग है। ये चलें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसने कहा लेट द नंबर ऑफ़ टाइपिस्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, जो इलेक्ट्रॉनिकली टाइपराइटर इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ई के अंदर होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ओनली भी एक्स, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उसने कहा है कि वो एक्स वाली होंगी वैल्यूज़। अब उसने कहता है नंबर ऑफ़ टाइपिस्ट वर्ड प्रोसेसर जो है वो वाई वाली वैल्यूज़ अगर रखते हों तो क्या बनेगा कि 1 + 5 + 4 + x, ठीक है। ये जो ई की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ये बनती हैं, ये किसके बराबर होंगी, ये बराबर होंगी 2 + y + 5 + 4, ठीक है, 2 + 5 + 4 + y। अब यहाँ से हमने x और y की कीमतें निकाल लेनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ना हमें y की कीमत पता है ना हमें x की कीमत पता है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि टोटल 21 टाइपिस्ट थे, फिर सबको हमने सम किया, सम करने के बाद 0 के बराबर वैल्यू को रखा, ठीक है। अब हमारे पास अगर टोटल थे यानी x और y की जो अननोन वैल्यूज़ प्लस जो हमें रिज़ल्ट पता है वो बराबर है हमारे पास टोटल जितने बंदे थे, हमारे पास 21 थे टाइपिस्ट, तो वो हमने यहाँ से रखा और यहाँ से हमने x + y की कीमत निकाल ली। अब क्या करेंगे कि इससे अगर हम इससे में सम कर दें तो हमारे पास ये बनता है 2x = 10 वेरेज x = 5। जब बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे x = 10 डिवाइडेड बाई 2, वो x = 5 बनेगा। इसी तरह y की कीमत फिर क्या आएगी, हम इसी में अगर x की कीमत पुट कर दें तो हमारे पास y की कीमत निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि टाइपिस्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बराबर है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई, इलेक्ट्रॉनिकली कितने होंगे तो वो हमने ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिकल टाइपराइटर के बारे हमने बताना था, तो वो हमारे पास ऊपर हमारे पास x की कीमत आ गई थी, तो वो हमने यहाँ पे पुट करके हमने निकाल ली। उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि कुछ वेन डायग्राम्स भी बनानी है और साथ में ये 4 एक्सियम दिए हुए हैं कि ड्रा वेन डायग्राम विद ऑल सेट्स इनोमरेट जो करते हो एज़ फार एज़ पॉसिबल। उसके बाद लेबल दें इन्हें विच कैन नॉट बी इनोमरेट एज एक्स एंड वाई इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, और ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट यूज़ पैकेज बी
और ए, ठीक है, ए से जो डबल पैकेज रखते हो वो, और राइट डाउन ए पेयर ऑफ सिमुलेशंस इन एक्स एंड वाई। फिर आपने एक्स एंड वाई की कीमत भी मालूम करनी है और आपने बताना है कि पैकेज सी में स्टूडेंट हैं कितने। अब यहाँ पे उसने चूँकि बताया हुआ है कि यहाँ पे उसने कहा है कि वी आर गिवन कि हमें स्टूडेंट यूजिंग पैकेज बी वो 2 टाइम्स है स्टूडेंट ऑफ ए से, ठीक है, जो 2 टाइम्स की बात हो रही थी वो 2 गुना है स्टूडेंट ए से। तो फिर यहाँ पे क्या, नाउ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट वी यूज़ पैकेज बी एंड ए क्लियर फ्रॉम द डायग्राम शोज बिलो। उसने नीचे नहीं बल्कि ऊपर ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये हमें उसने एक डायग्राम दी हुई, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ बनती हैं जो पैकेज बी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पैकेज 2 टाइम्स ऑफ ए का जो पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऊपर से सेट ए और सेट बी, और यहाँ से आपने एक्स और वाई की कीमत निकाल लेनी है, लेकिन प्रॉपर नई वैल्यू निकलेगी तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई के हमारे पास, या फिर ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब चूँकि टोटल नंबर हमारे पास स्टूडेंट थे वो 100 थे, तो हम क्या करेंगे, सबको सम करेंगे इज इक्वल टू 100 के, और जो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आती है उसे और पहले वाली इक्वेशन को हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि या तो देख लिया करें कौन सी सिंगल है और उसके साथ साइन कौन सा है। तो अगर तो माइनस का हो तो दोनों को ऐड कर दें, अगर प्लस का है तो किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ कांस्टेंट रकम बड़ी है उसमें से आप दूसरी निकालें ताकि आंसर आपका मनफी में ना आए। उसके बाद एक ये दिया हुआ था उसने हमें एक सोल्यूशन, उसने कहा है कि अगर x बराबर हो 2 टाइम्स ऑफ ये और प्लस 3 और x प्लस वाई अगर आपके पास 18 हो 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए उसने इसे हल किया हुआ है, ये हमारे पास, ठीक है, एक ये है और एक इससे ऊपर है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ये वाली, इसको उसने हल किया, हल करने के बाद इसका आंसर निकाल लिया x और y की। उसने कहा कि कितने स्टूडेंट हो गए जो कि पैकेज सी को इस्तेमाल करेंगे। अब हमने x और y की कीमतें ऊपर निकाल ली थी तो वो यहाँ पे पुट करेंगे और हमें पैकेज सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरह एक यहाँ पे दिए हुए जी कि ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स का एक अलग से सेट दिया हुआ है, और लेकिन ज्यूस जो है वो इसमें नहीं आते, तो फिर इसलिए उसने साइड पे रखा हुआ है और ये एक वैलिड आर्गूमेंट बनता है। फिर वैलिड एंड इनवैलिड आपने बताना है, चूँकि जो एक यूनिकनेस कह लें कि बन जाती है या जो समझ आ जाती है स्टेटमेंट वो एक वैलिड बन जाती है और जो नहीं समझ आती वो इनवैलिड हो जाती है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, और फरहान एक मॉर्टल है और फरहान एक ह्यूमन बीइंग है। अब फरहान क्या है कि द फर्स्ट प्रॉमिस जो प्रेमिसेस इसका बनता है और वो क्या है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, तो फिर इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि मॉर्टल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। अब फरहान जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है, मॉर्टल डिस्क में भी आ जाता है और दूसरे में भी आ जाता है क्योंकि वो ह्यूमन भी है। तो फिर यहाँ पे ये चूँकि दोनों जगह पे आ गया, ह्यूमन बीइंग्स में भी आ गया और मॉर्टल्स में भी आ गया, तो फिर ये एक इनवैलिड आर्गूमेंट होगा, ठीक है, इसलिए ये इनवैलिड है। अगर किसी एक में होता तो ये वैलिड आर्गूमेंट होता, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक इसमें आ गया, इसमें पॉलिनोमियल में नहीं आया, हॉरिजॉन्टली एसिम्पटोट्स में आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक है, इसलिए ये वैलिड आर्गूमेंट आपके पास बनता है। इसी तरह यहाँ पे जैक का बताया हुआ है और सेम इसी तरह कि कॉलेज का जो फूड होता है वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, ठीक है, कॉलेज कैफेटेरिया का जो फूड है वो एक अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा जो है अगर बाहर से खाना खाते हैं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट से तो या किसी अच्छी यूनिक का कैफेटेरिया अगर आप विज़िट करते हैं और वहाँ खाने की क्वालिटी क्या है कि अगर वो गुड फूड है तो वो वेस्ट नहीं होगा, लेकिन क्या है कि जो कॉलेज का है वो वेस्ट हो जाता है फूड, लिहाजा इसका जो आर्गूमेंट बनता है वो इनवैलिड है। अब चूँकि इस खाने के आगे इसकी एक किस्म निकल आई है या इसकी एक आगे उन्होंने एक बात कर दी है कि ये जो है वो ज़ाया हो जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि द नेक्स्ट प्रेमिस इज नो गुड फूड इज़ वेस्टेड, कि गुड फूड वेस्टेड नहीं होता। इंट्रोड्यूस अनदर डिस्क लेबल ऑफ वेस्टेड फूड, ये एक और टर्म को जो है वो जाहिर करवा रहा है, इसलिए इसने कहा है कि हम इसे डजंट ओवरलैप द डिस्क लेबल गुड फूड, तो फिर हम इसे, लेकिन क्या है कि बट इंटरसेक्ट विद द डिस्क लेबल कॉलेज फूड क्राइटेरिया, जो कैफेटेरिया कॉलेज फूड का होगा उसमें हम इसे क्या करते हैं कि ओवरलैप करवा सकते हैं। तो फिर ये आगे से आगे यानी उसकी एक किस्म निकल आई है या एक और उसका पॉइंट निकल आया, तो इस वजह से ये इनवैलिड हो गया।
पार्टीशनिंग में अब उसने बताया हुआ कि अगर ए बराबर हो A1 U A2 U यानी यूनियन आ गया, और इसी तरह नेक्स्ट आते जाते तो इनके जो पार्ट्स हैं वो ये चीज़ें अलग अलग उसने बस किए हुए हैं कि ये इनकी पार्टीशंस हुई हुई हैं। अब इसने कहा है कि पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट में क्या चीज़ होती है कि एक तो आपने ये करली ब्रेसेस इस्तेमाल करनी होती हैं। सबसे पहला एम्प्टी होता है या खाली सेट होता है, ठीक है, फाई या एम्प्टी सेट। उसके बाद आप इसे भी लिखते हैं, इसे भी लिखते हैं, और फिर आखिर में इसे भी लिखते हैं। लेकिन सबसेट में नहीं ये चीज़ होती, ना ही प्रॉपर सबसेट में होती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी कि ये पावर सेट में है, प्रॉपर सबसेट में नहीं ये आएंगी। तो क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ तरीका कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसके कितने अरकान बनेंगे। तो आपने क्या करना होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें 2 की ताकत में रखना होता है। 2 की पावर वैसे n होती है, ये यहाँ पे बताया हुआ है, यानी 2 रकमें आपके पास है तो 2 रेज़ पावर 2 = 4, यानी जो इसके आंसर आएंगे वो इसमें 4 वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरह आपने इसे हल करना है कि p × p या फाई = होगा, ठीक है, पावर सेट ऑफ इसका और पावर सेट ऑफ फाई का फाई ही होता है और करली ब्रेस बस लग जाती हैं, क्योंकि 2 रेज़ पावर आपके पास 0 बनता है, कांस्टेंट की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है। इसी तरह पावर सेट ऑफ किसी और का पावर सेट है, अब 2 रेज़ पावर 1 = 2, एक एम्प्टी आएगा और दूसरा इसके साथ फिर यही वाला एलिमेंट बनेगा, ठीक है, वो ये दिया हुआ है। इसी तरह कोई और अगर आपके पास नंबर आ गए, ये अगर 4 है तो फिर क्या है कि 2 है, अगर p और p ऑफ फाई जो है ये 2 नंबर आपके पास बनते हैं, तो ये 2 की ताकत 2 वो आपके पास 4 एलिमेंट बनते हैं। तो ये आपके पास 4 हैं सेपरेटेड बाय कॉमा किए हुए हैं। तो ये इस तरह आपने मालूम करने थे। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 10। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।